जो हुँ, मनी फ्लो है इस पूरी इकोनॉमी के अंदर, उसको जो हैंडल करता है वो है बीएफएसआई सेक्टर। एक हुँ, कि आप वही पैसा इसमें डालें जो आप अगले 3 साल के लिए छोड़ सकते हैं। जनरली सेक्टोरल फंड्स आपके टोटल पोर्टफोलियो के 10-15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो हमारी आज हुँ, एएमसी में टोटल जो एयूएम है वो 50 लाख करोड़ हो गया है हुँ, हुँ, और अभी वाओ! भी ये जस्ट 14% है जीडीपी का। हुँ, तो इसमें हुँ, स्कोप ये है कि ये 50-60% भी हो सकता है। अगर हुँ, आप किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़ के अच्छे से नहीं समझ सकते हैं कि उस सब में क्या हुँ, लिखा है, हुँ, मतलब पहले पन्ने से लेके अंतिम पन्ने तक, हुँ, तो जनरली आपको डायरेक्ट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो अगर आप हुँ, ये नहीं कर सकते हैं, तो आप फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करिए या सेक्टोरल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करिए। तो देखिए एनबीएफसी जो हम बोलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़, मतलब जो ऐसे कंपनीज़ जो लेंडिंग करती हैं, लेकिन वो बैंक्स नहीं है, हुँ, कि ये जनरली स्पेशलिस्ट होते हैं। हुँ, जैसे कोई एनबीएफसी होगी वो ऑटो लोन्स में स्पेशलिस्ट होगी, कोई राइट, सीवी लोन में स्पेशलिस्ट होगी। अब कोई राइट, ट्रक ऑपरेटर, उसके पास 2 ट्रक है, अब उसके पास बहुत हुँ, ज़्यादा डेटा नहीं है, हुँ, पेपर नहीं है, तो अब बैंक्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उसको लोन कैसे दें। तो उसमें हुँ, एनबीएफसीज़ आती हैं, चूँकि वो हुँ, डिपॉज़िट नहीं लेती हैं पब्लिक से, तो हुँ, आरबीआई या रेगुलेटर उनको ज़्यादा रिस्क लेने के लिए अलाउ करता है। फिनटेक एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें आपको अपफ्रंट बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, हुँ, क्योंकि आपको स्केल चाहिए और बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और राइट, आपको अपना नाम और अपना ब्रांड क्रिएट करना पड़ता है। हुँ, अगर आपने हुँ, कोई ऐसा टेक्नोलॉजी या कोई प्रोडक्ट बनाया टेक ओरिएंटेड, तो हुँ, आप उसको कैसे 100 करोड़ लोगों तक पहुँचाएँगे? राइट, तो उसके लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा, उसके लिए आपको हुँ, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, तो उसमें हुँ, अपफ्रंट कॉस्ट लगती है। इंडिया की सिचुएशन अच्छी है, हुँ, हमारी गवर्नमेंट की फिस्कल पोजीशन अच्छी है, करेंसी स्टेबल है, हुँ, ग्रोथ ठीक-ठाक चल रही है। हुँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सडनली बाज़ार बहुत बड़ा एक कोलैप्स आ जाएगा। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं मार्केट की बात ग्रो के साथ। आज के हमारे गेस्ट जो है वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के एक वेटरन है। इनके पास 18 सालों से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का और इन मल्टीपल साइकिल्स जो है वो देख चुके हैं इक्विटी मार्केट्स में। और इन मल्टीपल साइकिल्स के दौरान इन्होंने अपने एसेट अंडर मैनेजमेंट को काफी अच्छे से मैनेज किया है। आज के हमारे गेस्ट हैं ग्रो एएमसी के इक्विटी हेड मिस्टर अनुपम तिवारी। अनुपम तिवारी जी ने अपने सीए की पढ़ाई 2004 में पूरी की। उन्होंने अपना करियर 2005 में रिलायंस कैपिटल से शुरू किया था। ग्रो म्यूचुअल फंड से पहले उन्होंने एक्सिस एएमसी में कुछ 214 करोड़ का एयूएम जो है वो मैनेज किया है। अपने 18 सालों के एक्सपीरियंस में अनुपम जी रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस एंड प्रिंसिपल पीएनबी एसेट मैनेजमेंट में भी फंड मैनेजर रह चुके हैं। आज के इस एपिसोड में हम लोग बीएफएसआई सेक्टर को काफी डिटेल में एक्सप्लोर करने वाले हैं। काफी अमेजिंग लर्निंग्स आपको मिलने वाली है। उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को जो है वो पसंद करेंगे और मेरे साथ साथ आप लोग जो है अनुपम तिवारी जी से बहुत कुछ सीखेंगे बीएफएसआई सेक्टर के बारे में। तो चलिए बातचीत करते हैं अनुपम तिवारी जी के साथ मार्केट की बात ग्रो के साथ में। अनुपम जी नमस्ते, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मार्केट की बात ग्रो के साथ पे। नमस्ते नीरज, थैंक यू वेरी मच, प्लेजर टू बी हियर। राइट। मैं सबसे पहले काफ़ी इंटरेस्टिंग सेक्टर के बारे में आपसे एक लेमैन के लिए सवाल पूछना चाहूँगा। हम लोग कई बार न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ते हैं या डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे पढ़ते हैं, बीएफएसआई एक स्पेसिफिक सेक्टर है। तो मैं चाहता हूँ कि एक आम इंसान इससे क्या समझे या बीएफएसआई क्या होता है? अगर आप उसको समझाना चाहें, तो कैसे बताएँगे? तो देखिए बेसिकली ये फाइनेंशियल सेक्टर है हमारा, जो हुँ, हम एक ऐसा सेक्टर जो इस पूरी इकोनॉमी की पैसे को हैंडल करता है, हुँ, जो मनी फ्लो है इस पूरी इकोनॉमी के अंदर, उसको जो हैंडल करता है वो है बीएफएसआई सेक्टर। तो अब इसके हुँ, 4 कंपोनेंट हैं, तो बैंकिंग हुँ, है, फाइनेंशियल हुँ, सर्विसेज है, हुँ, इंश्योरेंस है, जो इसमें हम राइट। बीएफएसआई बोलते हैं। हुँ, अब बैंकिंग सब समझते हैं कि जो बैंक्स होते हैं, अब हुँ, बैंक्स के बहुत डिफरेंट तरीके के बैंक्स हैं, लार्ज बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, पीएसयू बैंक्स हैं, हुँ, फिर स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स हैं, हुँ, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब जो लोग पैसे लेते नहीं है आपसे, डिपॉजिट नहीं लेते, लेंडिंग नहीं करते, हुँ, बट बाकी सारी सर्विसेज देते हैं। हुँ, तो इसमें जैसे आपकी ब्रोकिंग एंटिटीज हो गई या हुँ, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज हो गई हुँ, या जो मार्केट पार्टिसिपेंट हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, वो हो हुँ, गए। हुँ, और इसके बाद है इंश्योरेंस, और इसके साथ साथ इस सेक्टर में आती हैं एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज, हुँ, जो कि लेंडिंग करती हैं, लेकिन उनको पब्लिक डिपॉजिट लेना उतना ज़्यादा अलाउड नहीं होता है। ओके। तो इस तरीके से ये पूरा एक सेक्टर बनता है। तो बेसिकली जो पूरी इकोनॉमी में हुँ, पैसे का मूवमेंट है, हुँ, हमारे पास जो मनी है उसको कैसे कैपिटल में कन्वर्ट करना है, उसको कैसे यूज़ करना है, हुँ, उसको जब आप सेविंग करते हैं तो उस सेविंग को कैसे रखना है, उसके लिए ये पूरा सेक्टर काम करता है। राइट। तो एक एक लेमैन के लिए कहना आसान होगा कि ये बैकबोन है हमारी इकोनॉमी की। बिल्कुल, किसी भी कंट्री के लिए उसका जो फाइनेंशियल सेक्टर होता है, वो सबसे हुँ, इम्पोर्टेंट होता है। हुँ, क्योंकि अगर आप
कैपिटल का फ्लो अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो आपके यहाँ ग्रोथ नहीं होगी और आपके कोई कंट्री में कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं चलेगी, क्योंकि कोई भी ट्रांजेक्शन हो उसमें मनी इन्वॉल्व है, right? तो अगर आप मनी को ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको कैपिटल में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ग्रोथ नहीं करेंगे। तो हम ये बोलते हैं कि बीएफएसआई जो है वो किसी भी इकोनॉमी का लाइफलाइन है। राइट, राइट। जब हम बैंकिंग की बात करते हैं तो बड़े बैंक्स पे तो हर निवेशक जो है वो नज़र रखता है, जैसे कि मैं एक आधा नाम भी ले देता हूँ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल एचडीएफसी बैंक। लेकिन जब हम बात करते हैं, इसमें और बहुत सारी चीज़ें जैसे आपने बताया आती हैं, जैसे कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं, वो भी इसके अंदर आती हैं, राइट? कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, वो भी इसके अंदर आते हैं, या आपने और चीज़ें बताई जो स्टॉक ब्रोकर्स वगैरह हैं, वो भी सब इसी के अंदर आ जाते हैं। इन सेक्टर्स में आज की डेट में अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, ये सेक्टर्स कैसे इवॉल्व हुए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 10 इयर्स, और इनकी डेट में आज क्या, इन सेक्टर्स में आज की डेट में क्या चल रहा है? अगर मैं वो जानना चाहूँ आपसे तो प्लीज़ थोड़ा-सा बताइए। चलिए तो शुरू करते हैं हम एसेट मैनेजमेंट साइड से, फिर धीरे धीरे करके एक एक सब सेक्टर लेते हैं उसका। तो एसेट मैनेजमेंट का मतलब ये है कि जो फाइनेंशियल एसेट्स को मैनेज करती हैं कंपनियां। राइट। तो एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आप अपना पैसा बैंक में जमा कर दीजिए, तो उसमें बैंक आपको कुछ इंटरेस्ट देता है और उस पैसे को वो किसी और को लेंडिंग करता है और वहाँ से वो एक इनकम करता है। लेकिन अगर आपको ये नहीं करना है, आपको कुछ और इन्वेस्ट करना है, कहीं और पैसा देना है, तो आप जिन कंपनियों को देते हैं उस बिजनेस को हम कहते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है म्यूचुअल फंड्स। तो जो हमारे यहाँ बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गई है। अब पिछले 10 सालों में ये धीरे धीरे बहुत बड़ा होता गया है और इसमें अभी भी बहुत ज़्यादा स्कोप है बड़े होने का, क्योंकि अगर आप कोई भी डेवलप्ड कंट्री देखेंगे या इंडिया के जीडीपी के साइज की जो कंट्रीज हैं, जैसे मोटा मोटा आप लीजिए 4-5 ट्रिलियन डॉलर की जो इकोनॉमीज हैं, वहाँ पे जो एयूएम एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी वो बहुत ज़्यादा है। कहीं पे 70% है, कहीं पे 80% है, कहीं पे 100% है, यूएस में 100% से भी ज़्यादा है। इंडिया में केवल 14% है, क्योंकि हमारे यहाँ फाइनेंशियल सेविंग्स कम होती थी और लोगों के अंदर इक्विटी कल्ट इन्वेस्टमेंट का उतना ज़्यादा जानकारी नहीं थी, इन्फॉर्मेशन नहीं थी, एक्साइटमेंट नहीं था, या उनको डर लगता था कि इक्विटी मार्केट बहुत वोलेटाइल है। लेकिन पिछले 10-15 सालों में धीरे धीरे समझते हुए, सीखते हुए वो लोग अब उसमें इन्वेस्ट करना उन्होंने लोगों ने चालू कर दिया है। तो हमारी आज एएमसी में टोटल जो एयूएम है वो 50 लाख करोड़ हो गया है और अभी भी ये जस्ट 14% है जीडीपी का। तो इसमें स्कोप ये है कि ये 50-60% भी हो सकता है, क्योंकि धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं कि फाइनेंशियल सेविंग करना अच्छी बात है। पहले हम लोग ज़्यादातर फिजिकल सेविंग करते थे, तो जैसे लैंड खरीद लिया, गोल्ड खरीद लिया। अब वो जैसे जैसे जानकारी हो रही है, लोगों को नॉलेज हो रहा है, उससे आगे बढ़ रहे हैं, तो फाइनेंशियल सेविंग कर रहे हैं। तो इसमें बहुत बड़ा स्कोप है। राइट, राइट। तो डेफ़िनेटली मुझे लगता है जब ये आपने जो भी परसेंटेज बताई कि 14% है विद जीडीपी का, जैसे-जैसे ये ग्रो करेगा, तो वैसे-वैसे और बहुत सारी जो एएमसीज़ हैं, उनका भी काम बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, राइट? करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। राइट। एएमसी सेक्टर में हम कंपटीशन को कैसे देखते हैं कि कंपटीशन भी धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, मार्जिन्स नीचे आएँगे, या एएमसी में इसका हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा कि अभी जो ये परसेंटेज है 14 से बढ़ के मान लो 28 भी हो जाती है, तो हमारा म्यूचुअल फंड का इन्फ्लो या म्यूचुअल फंड का अमाउंट हमारा डबल हो जाता है। तो इसको आप एक बिज़नेस मॉडल के हिसाब से अगर हम एएमसी को एनालाइज़ करना चाहें, क्योंकि हम बीएफएसआई सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है प्रॉफिट्स आने वाले समय में मार्जिन्स बढ़ने वाले हैं या कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा जो है इसमें सीवियर होने वाला है? देखिए, फाइनेंशियल इंडस्ट्री की एक बड़ी खास बात ये है कि मोटा-मोटा पूरा ही सेक्टर रेगुलेटेड है। तो राइट। जैसे एएमसीज आर रेगुलेटेड, तो एएमसीज कस्टमर के लिए क्या चार्ज कर सकती हैं और उसको कितना एक्सपेंस रेशियो रख सकती हैं स्कीम्स में, तो उनका जो रेवेन्यू होता है, जो कस्टमर के लिए एक्सपेंस रेशियो है, वो उसका एक हिस्सा एएमसीज के लिए रेवेन्यू बन जाता है, क्योंकि राइट। उसकी जो कॉस्ट है वो हमारी इनकम है। तो वो फिक्स है, तो वो रेगुलेटरी तरीके से तय कर दिया गया है। कंपटीशन है, लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। और इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस नहीं है। तो इसमें जो इंक्रीमेंटल आरओई होता है जब आप एक स्केल तक पहुंच जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए इसमें वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी होती है। तो इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, बट देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज इन दिस बिजनेस। और फिर हमको ये देखना पड़ता है कि किसका एग्जीक्यूशन अच्छा है, कहाँ पे वैल्यूएशन ठीक है। तो वो कंपनी लेवल पे एक अलग डायनामिक्स हो जाता है कि उसमें कैसे कहाँ पे इन्वेस्टर के लिए वेल्थ क्रिएट हो सकती है। बट एज अ सेक्टर इट इज़ इन अ वेरी वेरी फाइन शेप। राइट, राइट। मैं आपसे आज कल के इवेंट्स की बात भी करना चाहूँगा। अगर हम देखें बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा जो है एक फॉल देखने को मिला है बैंकिंग सेक्टर में। एक मैं क्विक आपसे एक ओवरव्यू चाहता हूँ, एक लेमैन इसको कैसे देखे? क्या बैंकिंग सेक्टर में कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है? या ये बिल्कुल एक रेगुलर है, कुछ रिज़ल्ट्स आए हैं और थोड़ा बहुत जो रिज़ल्ट्स की वज़ह से जो इम्पैक्ट देखने को मिलता है, या फिर पब्लिक ओवर रिएक्ट कर रही है?
नहीं देखिए, मार्केट ऐसा ही चलता है हम्म, ना? मार्केट एकदम से प्रिसाइज़ तो होता नहीं है, हम्म, और उसमें जो इंक्रीमेंटल इन्फॉर्मेशन आती है उस पे वो रिएक्ट करता है, और उसके पहले हम्म, कैसी पोजीशनिंग हुई है, उस पे हम्म, भी डिपेंड करता है। हम्म, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगी मार्केट को, हम्म, बट ऐसा कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है। हम्म, 1-2 क्वार्टर में सब ठीक हो जाएगा, ऐसा हमको लगता है। तो हम्म, कुछ इश्यूज़ हैं, जैसे अभी कुछ बैंकिंग सेक्टर में मार्जिन का इश्यू है, हम्म, और ये लगभग लोगों को पता है, पिछले 1-2 हम्म, क्वार्टर से मार्जिन्स थोड़ा कंप्रेस हो रहे हैं, पूरे सेक्टर के कंप्रेस हो रहे हैं, क्योंकि हम्म, कॉस्ट ऑफ डिपॉज़िट बढ़ रही है, डिपॉज़िट लाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। हम्म, बट इट्स नॉट अ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, इट्स अ टेम्परेरी प्रॉब्लम, धीरे-धीरे ठीक हो जाएगा। बट मार्केट ऐसा रिएक्ट करता है, क्योंकि जब आपको कोई भी ऐसा डेवलपमेंट होता है किसी कंपनी के रिजल्ट में या किसी हम्म, सेक्टर के रिजल्ट में जो आपकी एक्सपेक्टेशन से खराब हो, हम्म, और आपने ऑलरेडी बहुत अच्छा पॉजिटिव एक थॉट प्रोसेस बना रखा है, मार्केट बहुत चला हुआ है, तो हम्म, उसमें ये रिएक्शन हो जाते हैं, और ये कई बार हमने देखा है मार्केट में ऐसा होता है, तो इट्स वेरी नॉर्मल। राइट। तो क्या निवेशकों को बीएफएसआई सेक्टर में इस समय इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी दिखनी चाहिए कि अभी जो है थोड़ा सेक्टर नेगेटिव रिएक्ट कर रहा है या थोड़ा नेगेटिव जा रहा है, तो क्या एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है इन्वेस्टर्स के लिए इस सेक्टर में एंट्री लेने के लिए, जो जबकि अगर मैं ओवरऑल मार्केट देखूं तो आज की डेट में हर कोई ये बोल रहा है कि ओवर वैल्यूड है, बहुत सारे सेक्टर्स को हम लोग देखते हैं वो बोलते हैं कि ओवर वैल्यूड है। तो क्या बैंकिंग अभी ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है या रैशनली वैल्यूड है? देखिए, मुझे ये तो नहीं लगता कि ओवर वैल्यूड है। हम्म, आप ये कह सकते हैं कि क्लोज़र टू रैशनली वैल्यूड है, हम्म, और अगर जैसे-जैसे चीज़ें थोड़ा सुधरेंगी, कि मार्जिन प्रोफ़ाइल थोड़ा स्टेबल हो जाएगा और ग्रोथ हम्म, सस्टेन करेगी, और हम्म, हमको ऐसा लगता है कि ग्रोथ सस्टेन करेगी, क्योंकि अगले साल तो अभी देखिए वरी क्या है बैंकिंग में, और बैंक ने कई बहुत सारे बैंकिंग स्टॉक्स ने अंडर परफ़ॉर्म किया पिछले 1 साल में। हम्म, मार्केट को तो पूरे इंडेक्स ने ही, फाइनेंशियल सर्विसेज़ इंडेक्स ने अंडर परफ़ॉर्म किया है। हम्म, और लोग बहुत एक्साइटेड नहीं है इस सेक्टर के बारे में। उसका कारण क्या है कि पिछले साल मार्जिन पीक हो गए, ऐसा लोगों को लगा, और 2 हम्म, क्वार्टर से मार्जिन कंप्रेस भी हो रहे थे। हम्म, दूसरी ये वरी थी कि कोविड के बाद हमारी एसेट क्वालिटी बहुत इम्प्रूव हुई है। हम्म, तो जो बैंक्स की बैलेंस शीट है, हेल्थ है, वो बहुत अच्छी है, तो लोगों को डर लगा रहता है। हम्म, क्योंकि इंडिया में क्या है, हर 2-3 साल में क्राइसिस हो जाता था, और हम्म, हमारे एनपी आने लगते थे। तो लोगों को ये हुँ, लगता है कि अब एनपी आ जाएँगे, क्योंकि ये बहुत ही हुँ, अच्छी बिनाइन बैलेंस शीट है। हुँ, हमें ये लगता है कि इतनी जल्दी एनपीए साइकिल नहीं आएगी, क्योंकि ग्रोथ हो रही है इकोनॉमी हुँ, में। और राइट, तीसरा, लोगों को वरी है कि अगले साल ग्रोथ कम हो सकती है। हुँ, और उसके बहुत सारे कारण हैं कि इस साल ग्रोथ अच्छी थी, गवर्नमेंट हुँ, एक्सपेंडिचर अच्छा था। हुँ, हमको ये लगता है कि अगले साल प्राइवेट कैपेक्स कैन पिक अप। हुँ, तो ये चीज़ें हैं जो ग्रोथ को सस्टेन करेंगी। तो हुँ, मोस्ट फंडामेंटल थिंग इज़ कि हुँ, आप किसी सेक्टर में तब आपको इन्वेस्ट करना चालू करना चाहिए, जब वो सेक्टर थोड़ी बुरी स्थिति में हो। हुँ, तो आपको वो सही दाम पे शेयर मिलते हैं। हुँ, जब आप एकदम ही एक्साइटमेंट वाले स्टॉक्स में जाएँगे या सेक्टर में जाएँगे, तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कुछ ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट कैप्चर्ड इन स्टॉक प्राइस में। हुँ, तो आपका उसमें ग्रोथ वेल्थ क्रिएशन पोटेंशियल कम हो जाता है। हुँ, क्योंकि वो राइट, सबको पता है कि इसमें बहुत ग्रोथ होने वाली है, तो स्टॉक प्राइस भी वैसे ही हो गए हैं। तो हुँ, जहाँ पे एक लोगों को एक इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है, लोगों को प्रॉस्पेक्ट बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, वहाँ पे मिसप्राइसिंग होती है, नेगेटिव हुँ, साइड। हुँ, तो वो टाइम यूटिलाइज़ करना चाहिए, और इसीलिए हमें लगता है कि ये सही समय है, जब आपको राइट, बीएफएसआई में एक्सपोज़र बनाना चाहिए। राइट, राइट। हमारा एक क्वेश्चन बीच में थोड़ा-सा रह गया था, आप और सारे सेक्टर्स के बारे में बेसिक्स आप बता रहे थे। आई थिंक एएमसी के बारे में हमने चर्चा करी, इंश्योरेंस वगैरह के बारे में हम लोग बातचीत नहीं कर पाए, तो थोड़ा-सा उस पे भी अगर मैं चाहूँगा कि आप रिटेल इन्वेस्टर्स को बताएँ कि इन सेक्टर्स में आज की डेट में क्या चल रहा है? स्पेसिफिकली इंश्योरेंस सेक्टर में, लाइफ इंश्योरेंस में, जनरल इंश्योरेंस में क्या-क्या एक्टिविटीज़ इस समय चल रही है? कैसे इवॉल्व हो रहे हैं सेक्टर्स? तो देखिए, जैसा कि एएमसी साइड में है, वैसे ही इंश्योरेंस में भी बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन की स्कोप है, और फिर ग्रोथ की स्कोप है। तो हुँ, आप देखिए, इंश्योरेंस क्या है कि आप एक कैजुअल्टी के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हो। हुँ, कि सपोज़ कीजिए कि किसी फैमिली में जो कोई अर्निंग मेंबर है, उसके साथ अनफॉर्च्यूनेटली अगर कोई कैजुअल्टी हो जाए, तो उसकी हुँ, फैमिली के पास एक इनकम प्रोटेक्शन होना चाहिए। राइट, तो राइट। अगर आप डेटा देखिए, तो इंडिया में 2 प्रॉब्लम है। एक, लोग इंश्योरेंस नहीं लेते, हुँ, तो जो इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन है इन एडल्ट पॉपुलेशन, वो हुँ, बहुत ज़्यादा नहीं है। हुँ, दूसरा, लोग अंडर प्रोटेक्टेड है, हुँ, कि अगर जैसे किसी की इनकम ₹100 है हुँ, साल की, और उसको ये चाहिए कि मैं अपने आप को 5 या 10 सालों के लिए प्रोटेक्ट करूँ, हुँ, अपनी फैमिली को, तो वो लोग केवल 5 2 साल 3 साल के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो हुँ, प्रीमियम कम दे रहे हैं। हुँ, तो ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे जैसे जानकारी बढ़ेगी, पर कैपिटा हुँ, इनकम बढ़ेगी, तो ये चीज़ें हुँ, और इम्प्रूव होंगी। हुँ, अवेयरनेस होती है, तो लोगों को समझ में आता है कि आपको इंश्योर्ड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है। अभी हुँ, ज़्यादातर लोग उसको एज़ अ सेविंग प्रोडक्ट समझ के कर लेते हैं। राइट, तो इंश्योरेंस में दोनों तरह का पोटेंशियल है। हुँ, एक है पेनिट्रेशन, कि जो लोग, हुँ, जिनको इंश्योरेंस लेना चाहिए वो नहीं ले रहे हैं, हुँ, और दूसरा ये भी कि जिनको लेना चाहिए वो कम ले रहे हैं। हुँ,
और कंपनियों की अच्छी स्थिति है। अब इसमें काफ़ी स्टेबल बिजनेस है, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हुई है पिछले 4-5 सालों में, जिसको हम बीएनबी मार्जिन कहते हैं। बेसिकली वो कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी, इंश्योरेंस कंपनियों की। और राइट। प्राइवेट कंपनियां काफ़ी अच्छी मेहनत कर रही हैं। वो ना केवल अवेयरनेस बट अपना रीच भी बढ़ा रही हैं। और डिजिटल होने के कारण टेक्नोलॉजी के थ्रू आप अवेयरनेस बहुत जल्दी बढ़ा पा रहे हो, तो इसमें भी ग्रोथ अच्छी होगी। राइट। एक बार आप एनबीएफसी सेक्टर पे थोड़ा-सा और बताइए, फिर मैं आपसे इंश्योरेंस पे कुछ क्वेश्चन्स हैं वो मैं आपसे पूछता हूँ। बिल्कुल। तो देखिए, एनबीएफसी जो हम बोलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़, मतलब जो ऐसे कंपनीज़ जो लेंडिंग करती हैं, लेकिन वो बैंक्स नहीं हैं। हुँ, तो क्योंकि बैंक्स को डिपॉज़िट लेने का पावर है, तो आरबीआई ऐसे भी लोगों को परमिशन देता है लेंडिंग करने का, लेकिन वो पब्लिक डिपॉज़िट नहीं ले सकते। उनको हुँ, हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कहते हैं। तो इंडिया में क्या है कि जो बैंकिंग सिस्टम है, उसका एक कॉस्ट स्ट्रक्चर है, हुँ, राइट? और उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो हर चीज़ को, हर कस्टमर की क्रेडिट रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाएँ। तो हुँ, इसलिए एनबीएफसीज़ एग्ज़िस्ट करती हैं, क्योंकि इनका कॉस्ट स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है। हुँ, दूसरा कि ये जनरली स्पेशलिस्ट होते हैं। हुँ, जैसे कोई एनबीएफसी होगी, वो ऑटो लोन्स में स्पेशलिस्ट होगी, हुँ, कोई राइट। सीवी लोन में स्पेशलिस्ट होगी। तो हुँ, इनको बहुत अच्छे से समझ होती है कि हमको उसकी अंडरराइटिंग कैसे करनी है, हुँ, हमको उसका क्रेडिट असेसमेंट कैसे करना है, हमको कलेक्शन कैसे करना है। हुँ, क्योंकि बैंक्स एक सिस्टम में चलते हैं और उनका एक क्रेडिट असेसमेंट का एक क्राइटेरिया है कि इतना आपके पास इनकम होना चाहिए, उस इनकम का प्रूफ होना चाहिए। कई बार हुँ, ऐसा होता है कि हमारे देश में ऐसे भी कई लोग हैं, जैसे हम कहते हैं ना, अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस है बहुत सारे। हुँ, अब कोई राइट। ट्रक ऑपरेटर है, उसके पास 2 ट्रक है, अब उसके पास बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है, हुँ, पेपर नहीं है। तो अब बैंक्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उसको लोन कैसे दें। तो उसमें हुँ, एनबीएफसीज़ आती हैं। चूँकि वो हुँ, डिपॉज़िट नहीं लेती हैं पब्लिक से, हुँ, तो आरबीआई या रेगुलेटर उनको ज़्यादा रिस्क लेने के लिए अलाउ करता है। ओके। कि अगर उनमें एनपीए भी होगा, तो ऐसा नहीं है कि वो हुँ, बहुत ज़्यादा लोगों पब्लिक को से नुकसान नहीं डिपॉज़िट ले होगा। रहे हैं। हाँ, तो वो हुँ, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर से पैसे उठा रहे हैं। हुँ, तो हुँ, इसलिए उनको ज़्यादा थोड़ा-सा रिस्क लेना अलाउड है। तो उन हुँ, सेगमेंट में एनबीएफसीज़ काम करती हैं। हुँ, और ग्लोबली भी एनबीएफसीज़ का बहुत बड़ा रोल है। तो अगर आप आज यूएस भी जाएँगे, तो हुँ, आपको वहाँ पे एनबीएफसी जैसी एंटिटी मिलेंगी। तो ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी इवॉल्व हो जाती है, तो हुँ, एनबीएफसीज़ का काम खत्म हो जाता है। क्योंकि हुँ, उनका एक नीश रोल है, उनकी एक हुँ, एक्सपर्टाइज़ है, उनका एक हुँ, डिफरेंट तरह का कॉस्ट स्ट्रक्चर है, जो एक पर्टिकुलर लेंडिंग सेगमेंट के लिए इम्पोर्टेंट होता है। हुँ, राइट। मैं अगर तीनों ही सेक्टर्स की बात करूँ, चाहे बैंकिंग है, चाहे एनबीएफसी है, चाहे इंश्योरेंस है, मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूँ। मुझे लगता है बड़े म्यूटेड से रिटर्न्स देखने को मिले हैं पिछले 1 डेढ़ साल के अंदर तीनों ही हाँ, सेक्टर में। हुँ, स्पेसिफिकली मैं इंश्योरेंस की बात करता हूँ, जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं लाइफ इंश्योरेंस में, कोई बहुत खासा रिटर्न्स ऐसे नहीं दिए हैं व्हेन वी कंपेयर दिस टू द मार्केट रिटर्न्स जो आज की डेट में मिले हैं हमें पिछले 1 डेढ़ साल में। इसके पीछे के क्या रीज़न्स आपको ऐसे नज़र आते हैं? क्या ख़ास रीज़न्स हैं? क्योंकि आपने जो बताया उसके हिसाब से तो डेफ़िनिटली एक ग्रोथ आने वाली है। लोग बाग अवेयर हो रहे हैं जैसा आपने बताया और ज़्यादा से ज़्यादा इनके पास कस्टमर्स आ रहे हैं। फिर ये स्टॉक प्राइस के टर्म्स में म्यूटेड रिटर्न्स हमें क्यों देखने को मिल रहे हैं और हम आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, कई बार क्या होता है कि मार्केट जब भी प्राइस करता है किसी स्टॉक को, तो कई चीज़ों का ध्यान रखता है। हुँ, इसीलिए हम कहते हैं कि मार्केट इज़ अ मल्टी फैक्टर कॉम्प्लेक्स एंड इवॉल्विंग सिस्टम, हुँ, राइट? तो वो बड़ा ज़रूरी, तो इसमें क्या है, पिछले साल थोड़ा रेगुलेशंस के इश्यू थे। हुँ, बजट में कुछ इंश्योरेंस रिलेटेड रेगुलेशन में चेंज हुआ था। और राइट। उसके अलावा लोगों को कोविड के बाद थोड़ा ये डर था कि शायद उनके जो लॉस प्रोविजंस होंगे हुँ, इंश्योरेंस कंपनीज़ के, वो थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। हुँ, तो उसके कारण भी एक स्टॉक प्राइसेस पे असर हुआ था। बट हुँ, जैसे-जैसे हम देख रहे हैं आगे कि जिन कंपनियों की ग्रोथ सस्टेन करेगी। हुँ, अब ये बात सही है कि अगर कोई सेक्टर अच्छा करता है, तो ज़रूरी नहीं कि हर कंपनी में पैसा बने। हुँ, फिर वहाँ पे आपकी स्टॉक पिकिंग स्किल आती है ना, कि कौन-सी कंपनी का एग्ज़ीक्यूशन अच्छा है, किस कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, कहाँ राइट। वैल्यूएशन सही है, वो आपको देखना पड़ता है। हुँ, तो उस हिसाब से कई जगहों पे अच्छा काम हुआ है और वहाँ पे हुँ, थोड़े बहुत पैसे अच्छे बने भी हैं और आगे हुँ, भी बनते रहेंगे। तो ऐसा नहीं हुँ, है कि सेक्टर अच्छा करेगा तो कहीं पे पैसे नहीं बनेंगे। हुँ, राइट, राइट। एनबीएफसीज़ की बात करते हैं। एनबीएफसी मैं अगर अपने पर्सनल लेवल बात करूँ बड़ा रिस्की बिज़नेस लगता है मुझे, आपने खुद भी बताया कि रिस्क थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं। तो एज़ अ लेमैन हम एक्शनेबल इनसाइट्स क्या ले सकते हैं आज के एपिसोड से अगर हम किसी एनबीएफसी को एनालाइज़ करना चाहते हैं, अगर हम किसी एनबीएफसी के शेयर को एनालाइज़ करना चाहते हैं, कोई 3 पॉइंटर, कोई 5 पॉइंटर्स जो हम ध्यान में रखते हैं या हमें ध्यान में रखना चाहिए जो जो ग्रो एज़ एन एएमसी ध्यान में रखती हो कि भई हमें एनबीएफसीज़ में एंट्री करते समय क्या-क्या बातें जो हैं वो ध्यान में रखनी है? तो देखिए, हमारा क्या एक 4P फ्रेमवर्क है पूरे हुँ, स्टॉक सिलेक्शन के लिए, जो हुँ, हम हर जगह यूज़ करते हैं, और वो एनबीएफसीज़ हो या बैंकिंग हो या इंश्योरेंस कंपनी हो, उनमें भी आता है। हुँ, तो उसमें है पीपल पोटेंशियल, प्राइसिंग और हुँ, पोजीशनिंग। हुँ, तो
पीपल का मतलब ये है कि जो उसका मैनेजमेंट है कंपनी का या जो प्रमोटर्स हैं, हुँ, उनकी कैपेबिलिटी क्या है और हुँ, उनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की हिस्ट्री क्या है। हुँ, तो अब अगर अगर आप इसको एनबीएफसी के कॉन्टेक्स्ट में देखिए, तो हुँ, हम ये देखते हैं कि इस मैनेजमेंट की हिस्ट्री क्या थी। राइट। इन्होंने कितने स्टेबल तरीके से बिज़नेस को ग्रो किया, इनने कभी ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा रिस्क लेके एनपीए क्रिएशन किया, हुँ, या ये किस तरह की एक्सपर्टाइज़ है इनके पास। हुँ, क्योंकि हर एक एनबीएफसी का एक नीश होना चाहिए, हुँ, कि वो इस सेगमेंट को बहुत अच्छे से समझते हैं और वहाँ का रिस्क अच्छे से प्राइस कर सकते हैं। इस मैनेजमेंट की कलेक्शन एफिशिएंसी क्या थी हुँ, और डिफरेंट साइकिल्स में उन्होंने किस तरीके से बिहेव किया, कि हुँ, अगर साइकिल खराब हुई, लेट्स से जब 18-19 एनबीएफसी क्राइसिस चल रही थी इंडिया हुँ, में, और जब कोविड हुआ, तो इनकी एसेट क्वालिटी ने कैसा बिहेव किया। राइट। तो ये चीज़ें हो गई आपके पीपल कैपेबिलिटी में। हुँ, फिर पोटेंशियल में, कि हुँ, जिस सेगमेंट में ये काम कर रहे हैं उसमें ग्रोथ पोटेंशियल क्या है, हुँ, और इस कंपनी की बैलेंस शीट कितनी अच्छी है, इसका जो लेंडिंग प्रोफाइल है या जो बोरोइंग प्रोफाइल है वो कितना अच्छा है, इनके हुँ, लिए कैपिटल अवेलेबिलिटी कैसी होगी, कैपिटल एडिक्वेसी कितना है, हुँ, प्लस ये लोग अपने टारगेट मार्केट को बढ़ा कैसे रहे हैं। हुँ, कि अगर आप एक सेगमेंट में काम कर रहे हैं तो कभी ना कभी उसमें कंपटीशन होगा, ग्रोथ कम हो सकती है। तो राइट। वो नए बिजनेस एरिया कैसे डेवलप कर रहे हैं, ये भी हम देखते हैं। तो ये एक बड़ा हुँ, इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। देन हुँ, फिर वैल्यूएशन देखते हैं, प्राइसिंग, कि हुँ, विद रिस्पेक्ट टू मार्केट या अर्निंग ग्रोथ उनका वैल्यूएशन क्या है। हुँ, एंड देन वी लुक एट कि हमको साइजिंग कैसे करना है उसको पोर्टफोलियो में। तो ये हुँ, चारों चीज़ें देख के, तो मोटा-मोटा अगर आप एनबीएफसी के क्राइटेरिया देखेंगे तो उनकी हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है, हुँ, और उनकी कलेक्शन एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अपने टारगेट मार्केट सेगमेंट को कैसे एक्सपेंड कर रहे हैं, और राइट। उनका कॉम्पिटिटिव सिचुएशन क्या है, उसमें उनका बेनिफिट क्या है, मोट क्या है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हुँ, राइट। सेम मैं आपसे क्विकली जानना चाहूँगा एएमसीज़ के बारे में। एएमसी एक ऐसा स्पेस है मुझे लगता है रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत कम एक्सप्लोर करते हैं इसको और चर्चा भी नहीं होती है एएमसीज़ के ऊपर इन्वेस्टिंग करने के लिए। एएमसीज़ में क्या चीज़ें देखनी चाहिए? वहाँ पे क्या बिज़नेस मॉडल आज की डेट में कैसे इवॉल्व हो रहे हैं? मैं जानना चाहूँगा प्लीज़। देखिए, एएमसी एक कंज्यूमर टाइप का बिज़नेस है, तो हुँ, वहाँ पे ब्रांड, आपके प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस, आपका हुँ, ट्रैक रिकॉर्ड, कंसिस्टेंसी, हुँ, प्लस आपकी कस्टमर की सर्विसिंग एबिलिटी, वो सब बहुत प्ले आउट होती है। हुँ, तो ये 3-4 चीज़ें देखनी चाहिए, एंड देन इट हुँ, कम्स डाउन टू वैल्यूएशन, कि वैल्यूएशन क्या है। तो आप अगर उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे कि उनका हुँ, परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है, हुँ, कितनी कंसिस्टेंसी रही है, उनके प्रति इन्वेस्टर की ब्रांड लॉयल्टी क्या है। हुँ, बिकॉज़ एवरी एमसी गोज़ थ्रू गुड परफॉर्मेंस एंड बैड परफॉर्मेंस फेज़। हुँ, राइट, वो एक फेज आता रहता है जब वो अच्छा कर रहे होते हैं या जब वो बहुत अच्छा नहीं कर रहे होते हैं। हुँ, तो अगर ब्रांड एफिनिटी है और हुँ, कस्टमर ट्रस्ट है तो उस समय भी वो एओएम स्टेबल रहता है। तो ये हुँ, सारी चीज़ें एनालाइज करनी चाहिए, एंड देन कि उनका मिक्स क्या है। हुँ, जैसे हम कहते हैं डेट इक्विटी मिक्स क्या है, क्योंकि उससे उनका रेवेन्यू तय होता है। डेट में थोड़ा रेवेन्यू कम होता है, इक्विटी में राइट। रेवेन्यू ज़्यादा होता है, तो उनका मिक्स क्या है, उनकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कितनी है। हुँ, क्योंकि आपका जो रेवेन्यू है माइनस कॉस्ट इज़ योर नेट प्रॉफिट। तो वो राइट, जो कॉस्ट है आपकी, उसमें कितने आप एफिशिएंट हैं। तो ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। राइट, राइट। ओके मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि बैंकिंग सेक्टर के बारे में ही अब जो जो लोग अभी करंटली बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टेड हैं, राइट? उन्होंने देखा कि पिछले 1 साल के रिटर्न्स निफ्टी के कंपैरिज़न में बहुत कम आए हैं। वे फॉरवर्ड क्या नज़र आ रहा है? अगर मैं आपसे एक प्रेडिक्शन जानना चाहूँ, आई नो कि प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता स्टॉक मार्केट में, बट कैसा आगे का माहौल हमें कैसा लग रहा है बैंकिंग सेक्टर को लेके? क्या ये ऐसे ही रिटर्न्स और 1 डेढ़ साल तक, 2 साल तक देखने को मिलेंगे या कुछ ऐसे हमें इवेंट्स दिख रहे हैं जिनसे ये चेंज हो सकता है? देखिए, 2 इवेंट हैं इसमें इम्पोर्टेंट है, कि एक जब थोड़ा मार्जिन स्टेबल हो जाए और हुँ, मार्जिन की प्रेडिक्टेबिलिटी आ जाए। हुँ, मार्केट में क्या होता है ना, कि जो भी कभी कोई चीज़ अनप्रेडिक्टेबल होती है तो लोगों को डर लगता है और फिर उसकी मिसप्राइसिंग चालू होती है स्टॉक की, जनरली नेगेटिव साइड में। राइट, एक बार जब प्रेडिक्टेबिलिटी आ जाती है, तो हुँ, मार्केट फिर उसको अच्छे से प्राइस करता है और पॉजिटिवली प्राइस करता है। तो मुझे राइट, लगता है 1-2 क्वार्टर्स में मार्जिन पे लोगों को अच्छे से हैंग हो जाएगा कि हुँ, मार्जिन यहाँ पे स्टेबल होंगे, और उसके बाद हुँ, आप उसके हिसाब से उसका अर्निंग प्रोजेक्शन कर सकते हैं। हुँ, दूसरा, लोगों की एक वरी है अगले साल ग्रोथ को लेके। हुँ, तो वो एक बार हमको जब अगले एक क्वार्टर 1 या क्वार्टर 2 तक ये समझ में आएगा कि हाँ, ग्रोथ सस्टेन कर रही है हुँ, और ऐसी कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ की क्राइसिस नहीं है, सो देन स्टॉक्स विल स्टार्ट डूइंग वेल। बट राइट, जनरली अगर आप किसी सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं तो मेरे हिसाब से 3 से 5 साल का समय देना चाहिए, हुँ, और उसमें वो ठीक-ठाक पैसा बन जाता है। हुँ, ये एक ऐसा सेक्टर है जो इकोनॉमी से बहुत ज़्यादा लिंक्ड है, हुँ, तो आप बहुत ज़्यादा दिनों तक इसकी प्राइसिंग बाज़ार से बहुत डिफरेंट नहीं कर सकते। हुँ, तो राइट, इवेंचुअली वो उससे सिंक में आ जाएगा। हुँ। राइट। तो यहाँ पे तो काफ़ी अच्छे आपने हिंट्स दिए हैं। अब मैं अपना एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे पर्सनल लेवल पे कि इंडिविजुअल स्टॉक पिक करते हुए मुझे सेक्टर में बहुत डर लगता है। क्योंकि
इन सेक्टर्स का एनालिसिस जो है वो बहुत ही डिफरेंट तरीके से किया जाता है। अगर मैं एक ट्रेडिशनल कंपनी के मुकाबले बात करूँ, तो उसमें हमें पता होता है ये रेवेन्यू, ये कॉस्ट है और ये इनके प्रॉफिट्स हैं। बट बैंक में, एएमसी में, इंश्योरेंस में, जो भी सेक्टर्स की हम लोग बातें कर रहे हैं, काफ़ी एक डिफिकल्ट जो है सिनेरियो रहता है। व्हाट अदर अल्टरनेटिव्स आर देयर, प्रॉपर अल्टरनेटिव्स, के एक लेमैन जो है वो इंडिविजुअल स्टॉक ना पिक करके और फिर भी इस सेक्टर के अंदर जो है वो जाना चाहते हैं, तो किस तरह के अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं आज की डेट में हमारे पास? तो देखिए, आप सेक्टोरल फंड्स ले सकते हैं। हुँ, सेक्टोरल फंड्स में आपके पास 2 ऑप्शन है कि या तो हुँ, आप पैसिव फंड्स ले लें जो सेक्टर के इंडेक्स हैं, हुँ, और जनरली अभी मार्केट में हर तरह के सेक्टर के इंडेक्स हैं, कोई भी सेक्टर आप ले लीजिए, तो राइट, आप उनके इंडेक्स फंड ले सकते हैं। हुँ, या कि आप एक्टिव फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हुँ, तो अगर आप पर्टिकुलरली बीएफएसआई की बात करें, तो बीएफएसआई में एक्टिव फंड्स ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि इसका एक बड़ा स्पेसिफिक कारण है। हुँ, एक बहुत बड़ा सेक्टर है और इसमें बहुत बड़ी कंपनियां हैं, जैसे बैंक्स हैं, हुँ, जिनका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है और उनका राइट, वेट बहुत ज़्यादा है इसीलिए इंडेक्स में। और हुँ, छोटी इमर्जिंग कंपनीज हैं जो अभी धीरे धीरे तैयार हो रही हैं, उनका मार्केट कैप हुँ, बहुत छोटा है, हुँ, 4,000 करोड़, 5,000 करोड़। और उसके सामने हुँ, आपके पास बैंक है जिनका मार्केट कैप है 15 लाख करोड़, 16 लाख करोड़। हुँ, राइट। हुँ, तो जब आप इंडेक्स में करते हैं तो लार्ज कैप का बहुत ज़्यादा ओवर इंडेक्सेशन होता है उसमें, मतलब ओके, उनका डिस्प्रपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन है। राइट, और जो छोटी कंपनियां हैं उनका उतना ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो आपको एक हुँ, प्रॉपर एक्सपोजर नहीं मिलता है हुँ, कि जो नई इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनका हुँ, आपको प्रॉपर एक्सपोज़र नहीं मिलता है। तो इसलिए हुँ, आई थिंक एक्टिव स्ट्रैटेजी इन बीएफएसआई इज़ बेटर। हुँ, प्लस राइट, ये इतना बड़ा सेक्टर है, इसके बहुत सारे सब सेगमेंट हैं ना, जो हम डिस्कशन कर रहे थे कि बैंकिंग है, एनबीएफसी है, इंश्योरेंस है, हुँ, वेल्थ मैनेजमेंट है, एएमसीज़ है, एटसेट्रा, फिनटेक्स है, अभी नए फिनटेक भी आ रहे हैं। हुँ, तो डिफरेंट टाइम पे सबका बिहेवियर, परफॉर्मेंस डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं कि हुँ, सारी चीज़ें एक साथ चलती हैं और एक साथ गिरती हैं। तो कभी राइट, हमने ऐसा देखा है कि एनबीएफसीज़ ने बहुत अच्छा किया, लेकिन बैंक्स ने अंडर परफॉर्म किया। हुँ, कभी पीएसयू बैंक्स बहुत अच्छा करते हैं, प्राइवेट बैंक्स बहुत बुरा करते हैं। हुँ, तो एक्टिव में आप उसको एक अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, हुँ, उस बिज़नेस साइकिल के हिसाब से डिफरेंट सेगमेंट को लेके, जो कि पैसिव में उतना जल्दी नहीं हो पाता है। तो हुँ, इसलिए इसमें एक्टिव सेक्टोरल फंड लेना इज़ बेटर। राइट। आपकी क्या अ, सजेशन या एडवाइस या गाइडेंस क्या रहेगी कि एक रिटेल इन्वेस्टर को क्या इस सेक्टर में डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग में जाना चाहिए या फंड्स के थ्रू, जैसे आपने बताया कि अभी एक्टिव फंड्स के थ्रू या इंडेक्स फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, ये सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर हो, अगर हुँ, आप किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़ के अच्छे से नहीं समझ सकते हैं कि उस सब में क्या हुँ, लिखा है, हुँ, मतलब पहले पन्ने से लेके अंतिम पन्ने तक, हुँ, तो जनरली आपको डायरेक्ट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा राइट, क्या, कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि उस कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है। हुँ, राइट? आप बिना अच्छी समझ के एक्चुअली इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो थोड़ा हुँ, ट्रेडिंग टाइप की चीज़ हो गई, जिसमें लॉस भी हो सकता है या उतना पैसा नहीं हुँ, बनता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में ज़्यादा अच्छा हुँ, पैसा बनता है। तो अगर आप हुँ, ये नहीं कर सकते हैं, तो आप फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करिए या सेक्टोरल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करिए। हुँ। हमने पास्ट में देखा है कुछ एनबीएफसीज़ और कुछ बैंक्स ने बहुत ज़्यादा वेल्थ डिस्ट्रॉय करी है रिटेल इन्वेस्टर की, और सरप्राइज़िंग बात ये है कि रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन भी उनके अंदर बहुत ज़्यादा था, हुँ, हुँ। राइट? क्या रिस्क फैक्टर्स ध्यान रखने चाहिए? एटलीस्ट कुछ बेसिक हमें पॉइंट्स मिल जाएँ, जो एटलीस्ट हम लोग एक रेड फ्लैग की तरह ध्यान में रखें। क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, जब हम बीएफएसआई के अंदर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, बैंकिंग कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, जो दिखते ही हमें उनसे अलग हो जाना चाहिए, या हमें थोड़ा-सा एक प्रोफेशनल स्केप्टिसिज़्म जिसे बोलते हैं, हमें थोड़ा स्केप्टिकल हो जाना चाहिए कि इस कंपनी में जो है, कुछ दिक्कत हो सकती है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आपको बहुत अच्छे से उसकी एनुअल रिपोर्ट पढ़ना आना चाहिए। हुँ, राइट। अगर आपको उसके जार्गन्स नहीं समझ में आ रहे हैं, तो आपको एक्चुअली उसमें काम ही नहीं करना चाहिए, उसमें इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहिए डायरेक्ट। क्योंकि क्या हुँ, है, जो लेंडिंग का बिज़नेस है, जैसे एनबीएफसीज़ बैंकिंग जो आपने बोला कि बहुत सारे, एक आध दो बैंक्स ने भी वेल्थ डिस्ट्रॉय की है इंडिया में, हुँ, और एनबीएफसीज़ ने भी की है। तो इसका हुँ, कारण क्या है कि लीवरेज बिज़नेस होता है। मतलब हुँ, उसमें ₹10 की कैपिटल होती है और लगभग 40, 50, 60, 70, ₹90 का डेट होता है, हुँ, और आप ₹100 का लोन दे रहे हैं। हुँ, या आपके पास 15-20 रुपए की कैपिटल है, आप 70-80 रुपए का आपके पास डेट है और आप पूरा 90-100 रुपए लोन दे रहे हैं। हुँ, तो अगर आपको लोन्स में ₹10 का भी लॉस हो गया, तो आपकी पूरी कैपिटल गायब हो गई, हुँ, राइट? तो आपकी इक्विटी वैल्यू ऑलमोस्ट 70, 80, 90% खत्म हो गई। तो राइट। इसलिए बहुत ज़रूरी है उसके बिज़नेस को अच्छे से समझना, उसकी साइकिल को समझना, और हुँ, किस तरीके की वो लेंडिंग कर रहे हैं, किस तरह के हुँ, प्रोडक्ट में हैं, किस हुँ, तरह के कस्टमर सेगमेंट को पैसा दे रहे हैं, किस हुँ, जियोग्राफी में है। बहुत हुँ, सारी एनबीएफसीज़ जियोग्राफिकल बड़ी राइट। कंसंट्रेटेड होती हैं। हुँ, तो वो सब समझना बहुत ज़रूरी है, और उसके अलावा हुँ, आपको नंबर पढ़ने आने चाहिए उनके। हुँ, अगर आप उनकी बैलेंस शीट, पी-एंड-एल अच्छे से नहीं पढ़ सकते हैं, तो वही हुँ, सबसे बड़ा रिस्क है कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। हुँ, हुँ, राइट, राइट। हम अपने सबसे बड़े दुश्मन खुद ही बन सकते हैं। हाँ, बिल्कुल।
राइट। बहुत बड़ी घटना हमारे सामने जो है बस होने वाली है, बजट आने वाला है, राइट? और मच अवेटेड बजट्स रहने वाले हैं, 2 बार बजट आएगा इस बार क्योंकि इलेक्शन का ईयर है। इमीडिएट एक्सपेक्टेशन जो बीएफएसआई को बूस्ट दे सकती है, इमीडिएट इवेंट्स जो गवर्नमेंट आपकी नज़रों में आपको लगता है कर सकती है, जिससे बीएफएसआई को एक अच्छा खासा बूस्ट मिलेगा। जो म्यूटेड रिटर्न्स आ रहे हैं, भगवान करे वो बड़ी जल्दी से जो है वो म्यूटेड से हटें और बहुत बम्पर रिटर्न में कन्वर्ट हो। क्या हो सकता है ऐसा? देखिए, इस पहले बजट में तो कुछ होगा नहीं क्योंकि ये हुँ, वोट ऑन डिमांड होगा। तो हुँ, जो मेन बजट है हमको ऐसा लगता नहीं है कि कुछ एक्चुअली ज़रूरत है। हुँ, इट्स अ वेरी वेल रेगुलेटेड सेक्टर हुँ, और ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ने थोड़ा टैक्स रूल्स टाइट किए हैं इंश्योरेंस स्पेस में या हुँ, थोड़ा म्यूचुअल फंड में जो डेट फंड्स का टैक्सेशन किया है। हुँ, तो उसके कारण बट ठीक है, मतलब इट्स नॉट सो प्रॉब्लमेटिक हुँ, और हमको लगता है कि जनरली इकोनॉमिक साइकिल से ही अच्छा हो सकता है और ओवर नेक्स्ट 3 टू 5 ईयर अच्छा रिटर्न बन सकता है। हुँ। राइट, मतलब बजट से हमें हम चाह रहे हैं कि बजट में जो जैसा है वैसा ही रहे, पिछली बार की तरह वो इंश्योरेंस को जो टैक्स से बाहर निकाल दिया, डेट फंड पे जो टैक्सेशन लगा दी, वैसा कुछ ना हो, राइट? ऐसा कुछ ना हो। हुँ, न्यूट्रल थिंग इज़ द बेस्ट थिंग। राइट, राइट। ओके, आजकल एक बहुत ज़बरदस्त जो है डिस्कशन चल रहा है फिनटेक स्पेस में हुँ, और हुँ। वो डिस्कशन चल रहा है इसके अराउंड के प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी वर्सेस ग्रोथ। आई थिंक ये सालों से डिस्कशन चल रहा है, बस डिफरेंट डिफरेंट जो है वो जगहें चेंज होती रहती हैं। आप इस क्वेश्चन को कैसे देखते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी वर्सेस ग्रोथ के क्वेश्चन को, खासकर फिनटेक के रिस्पेक्ट में मैं आपसे बात करना चाहूँगा। देखिए, ये क्या है, फिनटेक एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें आपको अपफ्रंट बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। हुँ, क्योंकि आपको स्केल चाहिए और बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है राइट। और आपको अपना नाम और अपना ब्रांड क्रिएट करना पड़ता है। हुँ, अगर आपने कोई ऐसा टेक्नोलॉजी या कोई प्रोडक्ट बनाया टेक ओरिएंटेड, तो हुँ, आप उसको कैसे 100 करोड़ लोगों तक पहुँचाएँगे? राइट। तो उसके लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा, उसके लिए आपको हुँ, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, तो उसमें हुँ, अपफ्रंट कॉस्ट लगती है, हुँ, इसलिए लॉस मेकिंग होते हैं। हुँ, और इसके बाद जब धीरे-धीरे स्केल आती है, रेवेन्यू आता है, तो वो उनका प्रॉफिट रिकवर होने लगता है। हुँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि सारे लोग सक्सेसफुल होंगे। हुँ, तो ये स्पेस बहुत अच्छा है जिसमें कुछ लोग जिनका एग्जीक्यूशन अच्छा होगा, हुँ, जिनकी टेक्नोलॉजी, जिनका प्रोडक्ट अच्छा होगा, जो कस्टमर को पसंद आएँगे, वो हुँ, बहुत सफल होंगे। हुँ, क्योंकि इंडिया में क्या है कि पर कैपिटा इनकम कम है, हुँ, तो हमें राइट, लो कॉस्ट डिलीवरी चाहिए किसी भी सर्विसेज़ की राइट। और उसके लिए फिनटेक्स आर वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आप फिजिकल मॉडल से हुँ, हर जगह हर कस्टमर को फिजिकल मॉडल से सर्विस नहीं कर सकते हुँ, क्योंकि टिकट साइज़ भी छोटे हैं ना लोगों के। तो राइट, इसलिए फिनटेक्स आर गोइंग टू बी देयर। और राइट, इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुत अच्छा काम करेंगे, बहुत बड़ी कंपनियाँ हो जाएँगी। हुँ, लेकिन वो हमको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन स्केल अप कर पाएगा और इवेंचुअली हुँ, जो अच्छा करेगा उसका प्रॉफिट भी आएगा। हुँ, राइट। क्योंकि आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं काफ़ी समय से, मैं एक जनरल आपसे कुछ 4-5 रूल्स चाहता हूँ जो एक रिटेल इन्वेस्टर फॉलो करे, अच्छे फंड्स चूज़ करने के लिए। क्या वो बेसिक जिसे बोलते हैं हाइजीन चेक वो कैसे करे कि मुझे ये फंड चूज़ करना है, ये फंड चूज़ नहीं करना है? देखिए, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है किसी भी म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट को सेलेक्ट करने के लिए कि आप टाइम पे ध्यान दें, हुँ, जिस पे लोग बहुत कम ध्यान देते हैं। हर हुँ, प्रोडक्ट का एक टाइम होराइज़न होता है, राइट, कि जैसे अगर मैं कहूँ कि लार्ज कैप तो मिनिमम 3 ईयर, हुँ, यू नो, मिड कैप लेट्स से 3 टू 5 ईयर, हुँ, स्मॉल कैप्स करंट सिचुएशन में जब वैल्यूएशन हाई है, मैं हुँ, कहूँगा कि आप कम से कम 6 से 8 साल का व्यू लेके आइए। तो हुँ, आप वही पैसा स्मॉल कैप में डालिए जो आप अगले 6-8 साल, 10 साल के लिए छोड़ सकते हो। तो हुँ, ज़्यादातर कस्टमर जो होते इन्वेस्टर जो होते हैं वो टाइम होराइज़न पे ध्यान नहीं देते हैं हुँ, और इसलिए उनको डिसअपॉइंटमेंट होता है। दूसरा ये है कि बहुत ज़्यादा स्कीम्स में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, आप थोड़ा हुँ, सेलेक्टेड रहिए और हुँ, तीसरा ये है कि देखिए म्यूचुअल फंड कंपनीज़ के पास जैसे हम लोग के पास बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, हुँ, बट ज़रूरी नहीं है कि हर प्रोडक्ट हर इन्वेस्टर के लिए हो। हुँ, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो किसी 30 ईयर के एज वाले इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा है, हुँ, लेकिन वो प्रोडक्ट किसी 55-60 ईयर ओल्ड इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा नहीं है। हुँ, बट कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो उसके लिए डिज़ाइन किए गए हैं कि जिनको थोड़ा सेफ्टी चाहिए, थोड़ा कम वोलेटिलिटी चाहिए, जैसे हाइब्रिड फंड्स होते हैं। राइट, तो आप सबसे पहले अपना टाइम होराइज़न देखिए कि हुँ, किस पैसे को आप कितने समय के लिए छोड़ सकते हैं, हुँ, उसके हिसाब से प्रोडक्ट सेलेक्ट करिए और थोड़ा हुँ, सिंपल रखिए अपने पोर्टफोलियो को म्यूचुअल फंड्स के। उसको हुँ, अगर आप बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हुँ, राइट। एक और इस समय बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है। आज तो ख़ैर मार्केट नीचे है, हम आज की बात नहीं करते, हम एक जनरल बात करते हैं कि सम पीपल आर जस्ट वेटिंग कि अब मार्केट नीचे आएगा तो मैं अपनी एसआईपी शुरू करूँगा, तो मैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना शुरू करूँगा। उनके लिए क्या गाइडेंस है? मैं आपसे सुनना चाहता हूँ क्योंकि
आप इतने एक्सपीरियंस रखते हैं, आपने इन्वेस्टर का बिहेवियर बहुत क्लोजली देखा होगा, आपके पास लाखों इन्वेस्टर्स को जब आप एक साथ देखते हो तो आपको एक ट्रेंड पता होता है। तो आप क्या फ़ील कर रहे हैं, कुछ एसआईपीज़ इस समय रुक रही हैं या ज़्यादा आ रही हैं, या कुछ लोग वेट कर रहे हैं, और जो वेट कर रहे हैं उनके लिए क्या सलाह है? देखिए क्या है कि मेरे पास मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 10-10 साल से वेट कर रहे हैं। तो राइट। हाँ जी। शुरुआत कर देनी चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है तो आप थोड़े हुँ, कम वोलेटाइल प्रोडक्ट ले लीजिए। हुँ, देखिए क्या है कि ऐसा कोई क्राइसिस का समय हमको नहीं लगता है इंडिया में अभी नियर टर्म में, हुँ, क्योंकि ग्लोबली जो भी क्राइसिस है वो पीक हो गई हैं। हुँ, यूएस इंटरेस्ट ले लीजिए या कि रशिया वॉर ले लीजिए। हुँ, तो अब सिचुएशन यहाँ से धीरे-धीरे इम्प्रूव होगी। हुँ, इंडिया की सिचुएशन अच्छी है, हुँ, हमारी गवर्नमेंट की फिस्कल पोजीशन अच्छी है, करेंसी स्टेबल है, हुँ, ग्रोथ ठीक-ठाक चल रही है। हुँ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि सडनली बाज़ार बहुत बड़ा एक कोलैप्स आ जाएगा। हुँ, दूसरा क्या है कि अगर आप केवल 5-10% के लिए वेट कर रहे हैं और अगर हुँ, आपको 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना है हुँ, या अगले 20 सालों के लिए इन्वेस्ट करना है और राइट। अगर आप नेक्स्ट 5% मिस कर गए क्योंकि बाज़ार 5% चल गया फिर आप आए, हुँ, तो फिर आपको उतना ही लॉस हो गया। राइट, तो राइट। इसलिए डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करते रहना चाहिए हुँ, और जब आपको लगे कि हाँ, बाज़ार गिरने वाला है या गिर गया है, तो ज़्यादा इन्वेस्ट कर दीजिए। हुँ, हुँ, राइट, 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 मतलब इंतज़ार करने वालों को कुछ नहीं मिलने वाला है। हाँ, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। देखिए क्या है, हम लोग ये हमेशा कहते हैं कि टाइम इन द मार्केट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। राइट। तो आप जितने दिन आप कंपाउंडिंग होने दीजिए, आप हुँ, कंपाउंडिंग को मत रोकिए। जब हुँ, आप बाज़ार से बाहर हैं, तो आपके पैसे की कंपाउंडिंग नहीं हो रही है और आप हुँ, एग्ज़ैक्टली कभी टाइम नहीं कर पाएँगे मार्केट को, बहुत असंभव सा काम है ये। हम कहते राइट, रहते हैं, लोग बोलते रहते हैं, बट आज तक मैंने ऐसे किसी को नहीं देखा जिसने कंसिस्टेंटली बहुत अच्छे से मार्केट को टाइमिंग किया। राइट, राइट, एंड आई थिंक अगर इनिशियली आप इन्वेस्ट करते भी हाई लेवल पे और थोड़ा-सा लॉस हो भी जाता है, तो अगर आप लंबे समय के लिए जो आपने बताया टाइम होराइज़न अपना अगर रख के आए हैं, तो वो रिकवरी हो जाती है और आप अल्टीमेटली आपको एक एक अच्छे रिटर्न्स बन जाते हैं। हाँ, तो मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए ना कि आप मार्केट लेवल भूल जाइए। हुँ, ओके। आप अपना एक प्लान बनाइए हुँ, कि भाई मुझे अगले 10 सालों तक इतना पैसा इन्वेस्ट करना है हुँ, और आप उसको मंथ बाय मंथ, क्वार्टर बाय क्वार्टर या ईयर बाय हुँ, ईयर बाँट लीजिए हुँ, और उसके बाद उस प्लान को फॉलो करते रहिए चुपचाप। राइट, क्योंकि राइट, मार्केट ऊपर-नीचे होता रहेगा। आप उसको आज नहीं गिर रहा है तो कल गिरेगा। 6 हुँ, महीने बाद गिर सकता है या ऐसा हो सकता है 1 साल बाद गिरे। हुँ, हुँ, तो वो राइट, हमको पता नहीं है। तो इसलिए आप एक प्रॉपर प्लान बनाइए और एक लंबा प्लान बनाइए। अगले राइट, 5 सालों का, 10 सालों का और हुँ, उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करिए। म हुँ, मेरे को ऐसा लगता है कि मार्केट के बारे में ज़्यादा सोचने से अच्छा है कि आप सही प्रोडक्ट सिलेक्शन पे ध्यान दें। हुँ, राइट, इन्वेस्टर का जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, हुँ, वो होता है रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स। हुँ, उसके बारे में राइट, आप अच्छे से सोचें, बैठें, किसी से सलाह लें, अगर हुँ, आपको नहीं समझ में आ रहा है। तो हुँ, आपके साथ ज़्यादा अच्छा सीएजीआर बन सकता है, बजाय अगर आप मार्केट को टाइमिंग करेंगे, क्योंकि आप मार्केट को कंसिस्टेंटली टाइमिंग नहीं कर सकते। राइट, अगर ऐसा होता तो इस देश में बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा अमीर होते सिर्फ़ मार्केट में हुँ, ब पैसे कमा के। हुँ, राइट। अ, एक बात हम लोग हमेशा सुनते हैं कि सेक्टोरल फंड्स जो हैं थोड़े रिस्की होते हैं, उनसे उन पे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेमैन को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप इसको कैसे देखते हैं? किन कैवेट्स के साथ हम इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं? जैसे कि बीएफएसआई की अगर मैं बात करूँ और मैं एज़ अ रिटेल इन्वेस्टर मैं अगर इसको अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बनाना चाहता हूँ, तो मैं इसको कैसे देखूँ? क्या रिस्की है या इसको पोर्टफोलियो का एक छोटा-सा पार्ट बनाऊँ, सब्सटैंशियल पार्ट बनाऊँ? मैं इसको कैसे अप्रोच करूँ? देखिए, इक्विटी में थोड़ा रिस्क तो होता ही है और चूँकि ये एक हुँ, सेक्टर पे फ़ोकस है बीएफएसआई, तो ये थोड़ा ज़्यादा रिस्की हो जाता है। लीवरेज सेक्टर होता है तो इसमें वोलेटिलिटी भी होती है। हुँ, तो आपको 2 थंब रूल रखने हैं। एक हुँ, कि आप वही पैसा इसमें डालें जो आप अगले 3 साल के लिए छोड़ सकते हैं। राइट। इन्वेस्टिंग में क्या होता है, जैसे-जैसे आप टाइम होराइज़न बढ़ाते हैं, आपकी वोलेटिलिटी अपने आप कम होती जाती है। तो हुँ, जो आप 3 साल या उससे ज़्यादा के लिए पैसा छोड़ सकते हैं, आप केवल वही इन्वेस्ट करें इसमें। दूसरा, हुँ, जनरली सेक्टोरल फंड्स आपके टोटल पोर्टफोलियो के 10-15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ओके, ऑल ओके, सेक्टोरल फंड्स पुट टुगेदर। तो आप एक राइट, 10% का थंब रूल ले लें। तो उस हुँ, 10% के नीचे ही आप इसमें इन्वेस्ट करें। राइट। ग्रेट, आई थिंक ये क्वेश्चंस थे मेरे पास आज आपके लिए एंड मैंने तो बहुत कुछ सीखा, बीएफएसआई के बारे में भी जानकारी मिली और बीएफएसआई में इन्वेस्ट करने की भी एक जो आपने अप्रोच बताई है, डेफ़िनेटली मैं उस पे और थोड़ा-सा रिसर्च करके और उसको फ़ॉलो करने की कोशिश करूँगा एंड उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो ऑडियंस है, जो इस हमारे पॉडकास्ट को, हमारे शो को देख रहे हैं, उन्होंने भी काफ़ी कुछ जो है वो देखा सुना होगा और काफ़ी कुछ जो है सीखा होगा एंड डेफ़िनेटली वो उसको अप्लाई भी करेंगे। थैंक यू।
थैंक यू नीरज, थैंक्स अ लॉट। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.